हेलो गाइस इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको 8.1 कंप्लीट करा दी है। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी है वो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा इस चैप्टर का। वहाँ पे सारी वीडियोस हैं इस चैप्टर की, जितनी भी अभी तक हो चुकी हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। इस वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक्स कराऊँगा कंप्लीट, जो भी एक्सरसाइज 8.2 में यूज़ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जो मिड पॉइंट थ्योरम है ये आपसे कहती क्या है? ये कहती है कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड ऑल्सो इट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। समझ में नहीं आया होगा, समझाता हूँ मैं। ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया है। कह रहा है कि थ्योरम में कि कोई सी भी लाइन सेगमेंट जो किसी भी ट्राइंगल में कोई सी भी दो साइड्स, आप ये दोनों भी ले सकते हो, आप ये दोनों भी ले सकते हो, आप कोई सी भी दो साइड्स ले सकते हो। उन दोनों साइड्स के, मैंने यहाँ पे ए बी और ए सी साइड ली है, दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मान लिया मैंने कि ए बी का मिड पॉइंट आपका ई है और ए सी का मिड पॉइंट आपका एफ है। मिड पॉइंट का मतलब समझ में आता है ना? मिड पॉइंट का मतलब होता है, जैसे ये पूरी ए बी अगर 10 होगी तो बी ई आपकी 5 और ए ई भी आपकी 5 हो जाएगी। मतलब हाफ हाफ पार्ट में ये पॉइंट जो है इस लाइन को डिवाइड कर देगा। समझ गए? तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। तो आपने कोई सी भी दो साइड्स ले ली ट्राइंगल की, उनके मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो ये जो लाइन आएगी, ये लाइन जो होती है ना, ये तीसरी बची हुई साइड जो आपने नहीं ली थी, इस लाइन के हमेशा पैरेलल होगी। पढ़ लो एक बार दोबारा से। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर मैं एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर दूं तो वो लाइन सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो तीसरी साइड के हमेशा पैरेलल होगी। मतलब क्या कि क्वेश्चन में या आपसे थ्योरम में ये बोल साफ साफ कह रहा है कि ई एफ पैरेलल हो जाएगी बी सी के। ये इसने साफ साफ बोल दिया। थ्योरम ये कहती है आपसे। समझ में आ गई बात? और क्या कहती है? एंड ऑल्सो इट इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। और साथ ही साथ ये भी होता है कि अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो जो लाइन आएगी ये तीसरी साइड के पैरेलल तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ तीसरी साइड का हाफ भी होगी। मतलब क्या कि ई एफ जो है वो आपकी बी सी का हाफ भी होगी। मतलब अगर बी सी 10 होगी ना तो ई एफ आपकी 5 हो जाएगी, बी सी 20 होगी तो ई एफ आपकी 10 हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना? क्या बताया मैंने? कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो जो लाइन आती है वो तीसरी साइड के हमेशा पैरेलल होती है, साथ ही साथ तीसरी साइड का हमेशा हाफ होती है। ये बात आप समझ गए? मिड पॉइंट थ्योरम आपसे बस इतना कहती है कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स के, लाइन आएगी, वो जो लाइन होगी वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी और तीसरी साइड का हाफ होगी। अब बुक में जो दे रखा है ना, बुक में आपको ये जो लाइन मैंने लिख रखी है यहाँ पे, ऑल्सो इट इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ द थर्ड साइड, ये चीज़ वहाँ पे अलग से बोली है, वहाँ पे स्टेटमेंट में नहीं लिखी है। मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में इसलिए करके दिखा दी ताकि आपको ये याद करने में आसानी रहे। आपको लर्न नहीं करना है इसको, आपको बस समझना है और इसे अप्लाई करना आना चाहिए। क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगी ये चीज़, बस वो इंपॉर्टेंट है। इसका ना प्रूव आता है एग्जाम में ना कुछ, ठीक है ना? आपसे ये पूछेगा कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, बस आपको इसे अप्लाई करना आना चाहिए, वो मेन है। अब मैं इसको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा। प्रूफ भले ही आता ना हो लेकिन मैं आपको करूंगा ज़रूर, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि ये चीज़ होती कैसे। मतलब अगर आप किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो जो लाइन आएगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल कैसे हो जाएगी भाई, है ना? उसका प्रूफ भी पता होना चाहिए। और साथ ही साथ जो लाइन आएगी वो तीसरी साइड का हाफ भी होगी। ये हर एक ट्राइंगल में होता है। समझ गए बात? तो इसको प्रूफ करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रूफ। ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक ट्रायंगल जो मैंने आपको बनाया था, अब मैंने यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करी। देखो क्या मैंने क्या करा कि सी पॉइंट से एक लाइन मैंने ड्रॉ करी इस तरीके से, ठीक है। और ई एफ को मैंने आगे बढ़ा दिया। जो ये लाइन जो है ना सी, ये जो लाइन मैंने आगे बढ़ाई और ई एफ को आगे बढ़ाया, ये डी पॉइंट पे मैंने टच कर दी। समझ में आ गई बात?
मैंने क्या करा, ड्रॉ सी डी, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी सी डी पैरेलल टू ए बी। ठीक है, मैंने एक लाइन सी डी ड्रॉ करी जो इस लाइन के पैरेलल है। ये मैंने अपनी तरफ से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करी जो इस लाइन के पैरेलल है, ध्यान से समझना। अब फिर मैंने क्या करा, ज्वाइन ई डी, और फिर मैंने ई से जो लाइन जा रही थी ई एफ, इसे मैंने आगे डी तक ज्वाइन कर दिया। बात समझ में आ गई। अब देखो आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये कुछ ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख गया होगा आपको, है ना। बहुतों को तो ये पैरेललोग्राम जैसा लग रहा होगा, लेकिन हम इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। क्यों प्रूफ करेंगे अभी बताएंगे। सबसे पहली चीज़, अभी हमने देखा यहाँ पे कि सी डी जो लाइन है वो बी ई के क्या है, पैरेलल है, क्योंकि हमने ये अपनी तरफ से बनाया है। बी ई बोल दो या ए बी बोल दो, बात एक ही है ना। इससे ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, इससे मेरे को बनाना है एक पैरेललोग्राम। क्यों बनाना है पैरेललोग्राम, क्योंकि मुझे पहली चीज़ क्या प्रूफ करनी है, ई एफ बी सी के पैरेलल होनी चाहिए। मतलब क्या, कि ये वाली लाइन पूरी और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। और ये पैरेलल कब होगी, जब ये पूरा पैरेललोग्राम आप बना दोगे। समझ गए बात। तो मेरे को सबसे पहली चीज़ क्या प्रूफ करनी है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल जो आया, ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम अगर हो जाएगा तो मेरा पहला पार्ट तो बहुत ईजिली प्रूफ्ड हो जाएगा। समझ गए। अब दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे, अब ऐसे प्रूफ कैसे करेंगे। हमने क्या करा, ए ई एफ ट्राइंगल ले लिया और सी एफ डी ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, हमें पता है कि सी डी जो है वो बी ई के पैरेलल है। अगर मैं इन दोनों साइड्स को इक्वल भी प्रूफ कर दूं, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स दोनों अगर पैरेलल भी होती हैं जो हैं, और अगर इक्वल भी हो जाएं, तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। राइट। तो मेरा काम क्या है, बस इन दोनों साइड्स को आपस में इक्वल बना देना। पैरेलल तो ये पहले से ही है ना। तो इक्वल करने के लिए, मतलब सी डी को बी ई के इक्वल करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखूंगा मैं, इन ट्राइंगल ए ई एफ एंड ट्राइंगल सी एफ डी। ठीक है, ए ई एफ एंड सी एफ डी, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, देखो यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रेंसी लगेगी। देखो इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में सबसे पहले मुझे दिख रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। साथ ही साथ ये साइड ए एफ और इसकी सी एफ आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। राइट। और साथ ही साथ आपको पता है कि ये लाइन सी डी और ए बी आपस में पैरेलल है। सी डी और ए बी आपस में पैरेलल है। तो जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं आपस में, तो ये ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। राइट। तो जब ए सी ट्रांसवर्सल का काम करेगी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बराबर नहीं होगा, बताओ। बिल्कुल होगा ना। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का काम कर रहे हैं। समझ गए। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। चलो कर लेते हैं। यहाँ पे ए ई एफ में मैंने देखा कि एंगल ई एफ ए मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले ट्राइंगल में सी एफ डी के। क्यों बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों, अपोजिट एंगल्स। क्लियर हो गई बात इतनी। अब साइड कौन सी है, ए एफ और एफ सी आपस में बराबर है। ए एफ और इसकी एफ सी या सी एफ, बात एक ही है, दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि एफ जो है इज द मिड पॉइंट किसका, ए सी का। ए सी का मिड पॉइंट आपका एफ है। समझ गए। अब एंगल हो गया, साइड हो गई। अब ये दूसरा एंगल कौन सा है, इसका एंगल ए और इसका एंगल सी, इसका ए और इसका एंगल सी आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का काम कर रहे हैं। ठीक है, देयरफॉर बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ए ई एफ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल सी एफ टी के। और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम सी पी सी टी से क्या बोल सकते हैं कि ए ई एफ की साइड ए ई और सी एफ डी की साइड सी डी या डी सी आपस में बराबर हो जाएगी। मतलब ए ई और इसकी सी डी आपस में बराबर हो जाएगी बाय
CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स भी आपस में बराबर होते हैं, मतलब AE जो है वो CD के बराबर हो जाएगी। समझ गए? लेकिन हमें क्या पता है, बट AE जो है वो किसके बराबर है? AE जो है वो BE के बराबर है, राइट? क्यों? क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है। E इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है? AB का। नहीं समझे बात? अरे भाई, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बोला था उसने कि जब भी आप किसी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को टच कर देते हो एक लाइन से, तो वो लाइन इसके पैरेलल हो जाती है, साथ ही साथ इसका हाफ भी हो जाती है। मतलब E और F इसके मिड पॉइंट्स होंगे, ये मैं पहले से पता है। तो E जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा AB का, और F जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। ठीक है, ये हमें पहले से पता है। तो E मिड पॉइंट है हमारा AB का, इसलिए AE और BE आपस में बराबर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। और अभी हमने क्या प्रूफ करा? अभी हमने प्रूफ करा कि AE CD के इक्वल है, कि AE CD के इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये आपस में पहले से ही बराबर है। इसका मतलब क्या कि ये तीनों ही आपस में बराबर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि CD और BE भी आपस में इक्वल होगी, है ना? ऑन कंपेयरिंग, क्या पता चला? सेम चीज़ दो चीज़ों के इक्वल है, मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। BE CD के इक्वल भी है, और साथ ही साथ BE CD के पैरेलल भी है। पैरेलल क्यों है? क्योंकि CD आपने पैरेलल ड्रॉ करी थी इसके, है ना? तो BE के भी पैरेलल होगी क्योंकि इसी का पार्ट है ये। तो ये दोनों आपस में पैरेलल भी हो गई और ये दोनों आपस में इक्वल भी हो गई। समझ गए बात? अब इससे पता क्या चला कि इस क्वाड्रिलेटरल में EDCB या BCDE, ये क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी हो गई और अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी हो गई। और जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल एज वेल एज पैरेलल हो जाती हैं, तो आपका वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है? एक पैरेललोग्राम बन जाता है। इसीलिए देयरफॉर आपका, हम यहाँ लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल BCDE becomes अ पैरेललोग्राम। और जैसे ही ये पैरेललोग्राम आपका प्रूव हो गया, आप ये साफ साफ बोल सकते हो कि ये एक पैरेललोग्राम है, मतलब आपने प्रूव करा है। तो इसके अपोजिट साइड्स, जब एक पैरेललोग्राम होता है तो उसकी अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी होती हैं एंड पैरेलल भी होती हैं। मतलब BC जो है वो ED के पैरेलल भी होगी, साथ ही साथ बराबर भी होगी, है ना? तो पहला पार्ट तो आपका वहीं पे प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि BC ED के पैरेलल है और EF जो है वो ED का ही पार्ट है। देखो, ED का ही पार्ट है। समझ गए बात? तो क्या पता चला कि BC और EF आपस में पैरेलल हो गई, BC और EF आपस में पैरेलल हो जाएंगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर BC पैरेलल हो जाएगी EF के। तो ये पहला पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, प्रूव्ड। समझ गए बात? साथ ही साथ देखो, अभी हमने क्या करा था, हमने CPCT, जब हमने दो ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्करेंट प्रूफ किया था, तो इसके आमने सामने वाली साइड्स बराबर थी, इसकी ये दोनों साइड भी आपस में बराबर थी। EF और DF ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएगी CPCT से, है ना? तो यहाँ लिख देना CPCT, यहाँ पे लिख देंगे। और एक और चीज़, EF इज इक्वल टू DF, ये भी आपकी CPCT से प्रूफ हो जाएगी। समझ गए? अब साथ ही साथ देखो, अब देखो BC जो है वो ED के बराबर है क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। हेयर BC इज इक्वल टू ED, ध्यान से देखना, BC जो है वो ED के बराबर है और ED को मैं लिख सकता हूँ, देखो EF और FD तो बराबर ही हैं दोनों, मतलब कि दो इक्वल पार्ट से ये पूरी लाइन बनी है। तो क्या मैं ED को 2EF लिख सकता हूँ? बोलो। EF और FD दोनों बराबर हैं, मतलब अगर EF 5 होगी तो FD भी 5 होगी, मतलब 5 + 5 मिलकर 10 बना देंगे। समझ गए बात? तो मैं क्या EF का डबल लिख सकता हूँ, ED को लिख सकता हूँ ना? देखो यहाँ पे, तो ED की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 2EF। क्यों लिखूंगा? क्योंकि EF जो है वो FD के बराबर है
और ई एफ और एफ डी का सम ही हमारा ई डी के बराबर है। समझ गए? यहाँ से ई एफ निकाल लो और ई एफ इज इक्वल टू, ई एफ कैसे निकालोगे, 2 जो है वो बी सी के नीचे ले जाओ, बी सी अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया कि बी सी का हाफ हमारा ई एफ होगा, मतलब थर्ड साइड बी सी का अगर हम हाफ कर दें तो वही हमारी ई एफ हो जाएगी, जो हमारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके मिली थी। अब मैं पूरा का पूरा जो जो मैंने बताया अभी तक एक बार समराइज़ कर देता हूँ इसको। हमने पढ़ा मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप कोई सी भी दो साइड्स आप ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक साइड ए बी ले ली और दूसरी साइड ए सी ले ली। मैंने इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो जो थ्योरम है वो कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर आप दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हो तो जो लाइन आपको मिलेगी वो तीसरी साइड जो आपने नहीं ली थी उसके पैरेलल होगी और साथ ही साथ उसका हाफ होगी। मतलब बी सी का अगर हाफ आप करेंगे तो आपको ई एफ के बराबर मिलेगा। समझ गए बात? मतलब बी सी 10 होगी तो ई एफ 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये थ्योरम आपसे बोलती है। मैंने प्रूफ करना चाहा इसको। प्रूफ करने के लिए सबसे पहली चीज़ मुझे क्या प्रूफ करनी है कि ई एफ जो है वो बी सी के पैरेलल होगी। तो मैंने क्या करा, ई एफ को आगे बढ़ा लिया डी पॉइंट तक और सी से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी सी डी, जो कि इस वाली लाइन के पैरेलल होगी ए बी के। यहाँ पे देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी सी डी ए बी के पैरेलल है और मैंने ई से डी को ज्वाइन कर लिया। समझ गए? तो मेरे को एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया बी सी डी ई। तो अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को एक पैरेललोग्राम बना दूं तो मेरे अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी, मतलब पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा उस केस में। समझ गए? अब वो करने के लिए मेरे को क्या करना था, मैंने ये दोनों तो पैरेलल बनाए ही हैं, लेकिन अगर मैं इन दोनों को इक्वल भी प्रूफ कर दूं तो मेरा काम इजी हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो जाती हैं और इक्वल भी हो जाती हैं साथ ही साथ, तो वो पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो मेरे को सी डी और बी ई को इक्वल प्रूफ करना था। उसके लिए मैंने क्या करा, इस वाले ट्राइंगल को और इस वाले ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी की मदद से। समझ गए? ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से मैंने ट्राइंगल कौन सा, ए ई एफ एंड सी एफ डी, इन्हें मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद मैंने क्या देखा कि ई एफ जो है वो एफ डी के बराबर हो जाएगी सी पी सी टी से, साथ ही साथ ए ई और सी डी ये भी आपस में बराबर हो जाएगी सी पी सी टी से। ठीक है, लेकिन ए ई जो है वो बी ई के भी इक्वल है ना, और यहाँ पे हमें ए ई सी डी के इक्वल दिख गई। मतलब क्या, इसका मतलब ये कि बी ई और सी डी ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी, बी ई और सी डी ये भी आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि ए ई सी डी के भी इक्वल है और ए ई बी ई के भी इक्वल है। ठीक है, और साथ ही साथ ये दोनों पैरेलल भी हैं। इसका मतलब कि आपका जो क्वाड्रिलेटरल था बी सी डी ई वो एक पैरेललोग्राम है, राइट। और जब ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या कि इसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होंगी, मतलब बी सी और ई डी आपस में पैरेलल होगी, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी सी और ई एफ भी आपस में पैरेलल होगी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा वहीं पे कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ गया? फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हमें प्रूव करना था क्या कि ई एफ जो है वो बी सी का हाफ है। तो हमने क्या देखा कि ई एफ और एफ डी आपस में बराबर थे, हमने सी पी सी टी से प्रूव किया था। ई एफ को मैं ई एफ का अगर मैं डबल कर दूं तो मुझे ई डी लाइन मिल जाएगी। ई एफ का अगर मैं डबल कर दूं तो मुझे ई डी लाइन मिल जाएगी, और ई डी हमारी बी सी के इक्वल है। ई डी हमारी बी सी के इक्वल है। तो मैंने देखा यहाँ पे कि बी सी भी हमारी 2 ई एफ के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से मैंने ई एफ की वैल्यू फाइंड करी, ई एफ के साथ 2 मल्टीप्लाई में लगा हुआ है, 2 नीचे जाएगा बी सी के डिवाइड में, तो ई एफ की वैल्यू बी सी बाई 2 आ गई, जो हमें प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में। तो हमारा थ्योरम में जो जो बोला उसने वो सब हमने प्रूफ कर दिया। ध्यान रखना ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगी, नॉट कम इन एग्ज़ाम। ठीक है, ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती, थ्योरम का आपसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको मैंने इसका प्रूफ इसीलिए कराया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये चीज़ जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिखी है वो आई कैसे, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। बाकी एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। बहुत बच्चे बाद में कहते हैं कि सर प्रूफ करके दिखाइए, तो मैंने इसीलिए ये प्रूफ आपके यहाँ पे करा दिया है। ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस थ्योरम पे बेस्ड, ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि ये थ्योरम कैसे यूज़ करनी है, वो चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है, वो आएगी एग्जाम में कि आपको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करनी है थ्योरम को, वो आना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सरसाइज 8.2 का, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच PQR and S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ABBCCD एंड DA। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड्स की फिगर है तो क्वाड्रिलेटरल होगी, जाहिर सी बात है, जिसमें PQR और S, PQR and S आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ABBCCD एंड DA। P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, मतलब P मिड पॉइंट होगा AB का, मतलब AP और PB आपस में बराबर होंगी। Q BC का मिड पॉइंट है, मतलब BQ QC के बराबर होगी। ठीक है, बीच का पॉइंट है बिल्कुल। CD का मिड पॉइंट R है और AD का मिड पॉइंट S है। समझ गए बात। AC इज अ डायगोनल, क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट कॉर्नर पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो जो लाइन आएगी इसे हम बोलेंगे डायगोनल। समझ में आ गई बात। शो करना है कि एस आर ए सी के पैरेलल होना चाहिए। एस आर, ये जो लाइन आई आपकी, इन दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद ये डायगोनल ए सी के पैरेलल होगी, साथ ही साथ डायगोनल ए सी के हाफ के बराबर होगी। मतलब ए सी का अगर मैं हाफ कर दूं तो एस आर उसके बराबर होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो पता क्या क्या है, हमें सबसे पहले वो लिख लेंगे, गिवन P, Q, R, S are midpoints of AB, BC, CD and DA रिस्पेक्टिवली। हमें पता है मिड पॉइंट्स के बारे में। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो, क्योंकि जो मिड पॉइंट थ्योरम आपने अभी अभी जस्ट पढ़ी है, अभी अभी जस्ट जो पढ़ी आपने मिड पॉइंट थ्योरम, ये मिड पॉइंट थ्योरम आपकी केवल और केवल ट्रायंगल में ही लगती है ना। तो इस वाले आपको ट्रायंगल ढूंढना है। ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, आपकी दो साइड्स होनी चाहिए कोई सी भी, जिनके मिड पॉइंट्स आपको पता होनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ADC ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, ADC इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ, तो S जो है वो AD का मिड पॉइंट है और R जो है वो CD का मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो तो ये जो लाइन आती है ना, ये उस ट्रायंगल की तीसरी बची हुई साइड के पैरेलल हो जाएगी, साथ ही साथ उस लाइन के हाफ के इक्वल हो जाएगी, है ना। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट प्रूफ करेंगे यहाँ पे, इन ट्रायंगल ADC, अगर आप ADC में देखोगे S एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC रिस्पेक्टिवली। AD का मिड पॉइंट S है और DC का मिड पॉइंट R है, फिगर में देख लीजिए। इसीलिए देयरफॉर ये जो लाइन आएगी SR, है ना, यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे मत लिखो, देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, अगर आप मिड पॉइंट थ्योरम का यहाँ इस्तेमाल करोगे तो आप क्या लिखोगे, SR इज पैरेलल टू AC एंड SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। बात समझ में आ गई। मिड पॉइंट थ्योरम यही तो बोलती थी कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपके दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो तो ये जो लाइन आएगी ना, ये तीसरी बची हुई साइड के पैरेलल हो जाएगी, साथ ही साइड उस साइड का हाफ के इक्वल होगी। और फर्स्ट पार्ट में आपको देखो यही प्रूव करना था, तो फर्स्ट पार्ट तो आपका प्रूव हो चुका है, प्रूव्ड। समझ में आ गई बात। अब सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि पी क्यू एस आर के इक्वल होनी चाहिए, पी क्यू एस आर के इक्वल होनी चाहिए। तो कैसे इक्वल होगी, उससे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने इस वाले ट्रायंगल में थ्योरम लगाई थी, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरीके से हम इस वाले ट्रायंगल में भी लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि पी जो है वो ए बी का भी मिड पॉइंट है और क्यू बी सी का मिड पॉइंट है ना। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, देखते जाना, अगर मैं इसको छिपा दूं यहाँ पे, तो केवल नीचे वाले ट्रायंगल को देखो आप, क्या लिखूंगा मैं, इन ट्रायंगल ABC, ध्यान से देखना, P एंड Q आर मिड पॉइंट्स
ऑफ ए बी एंड बी सी। पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और क्यू जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। समझ गए? क्वेश्चन में पहले से बोला है, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। इसलिए देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दोगे तो ये जो लाइन आएगी ये बची हुई साइड के पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर पी क्यू पैरेलल हो जाएगी ए सी के एंड पी क्यू ए सी के हाफ के भी बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई बात? मैंने बस मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पे लगाई है। अभी जो फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया था उसे डाल दो फर्स्ट इक्वेशन, जो सेकंड पार्ट में प्रूफ किया उसे डाल दो सेकंड इक्वेशन। अब अगर आप देखो तो आपको प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू एस आर के बराबर होनी चाहिए, पी क्यू एस आर के बराबर होनी चाहिए। साफ साफ दिख रहा है, देखो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो पी क्यू भी ए सी के हाफ के इक्वल है और एस आर भी ए सी के हाफ के इक्वल है। मतलब ऐसे मैं बोल सकता हूँ कि अगर पी क्यू 10 है तो एस आर भी 10 है, पी क्यू 20 है तो एस आर भी 20 है ना? बात तो वही है ना, क्योंकि दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या कि पी क्यू भी एस आर के बराबर हो जाएगी, है ना? यहाँ लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को कंपेयर कर लेंगे तो पी क्यू और एस आर आपस में बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर हो गई? समझ में आ गया ना? क्योंकि पी क्यू भी ए सी के हाफ के इक्वल है और एस आर भी ए सी के हाफ के इक्वल है। इसलिए जब सेम चीज़ दो चीज़ों के इक्वल हो जाती है तो वो दोनों भी आपस में बराबर होती हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव्ड हो गया। अब थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है ना, क्योंकि चार साइड की फिगर बन रही है ये। इसे पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स के बारे में पता है। अगर मैं इसके अपोजिट साइड्स को पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दूं तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है ना? पी एस और क्यू आर भी ले सकते हो, पी क्यू और एस आर भी ले सकते हो। तो अगर मैं कोई सा भी एक पेयर आपस में पैरेलल भी प्रूफ कर दूं साथ ही साथ बराबर भी प्रूफ कर दूं, तो अगर दोनों चीज़ें प्रूफ कर दी तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, राइट? तो अभी आपने देखा कि हमने क्या करा, हमने इस पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स पी क्यू और एस आर को इक्वल तो प्रूफ कर दिया, है ना? तो अगर मैं ये भी प्रूफ कर दूं कि दोनों आपस में पैरेलल हैं तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, राइट? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब आपने कंपेयर किया था तो आपने क्या देखा कि पी क्यू ए सी के हाफ के इक्वल था, एस आर ए सी के हाफ के इक्वल था, इसलिए पी क्यू और एस आर आपस में बराबर हो गया। साथ ही साथ अगर आप इन दो चीज़ों को भी कंपेयर करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि पी क्यू ए सी के पैरेलल है और ए सी एस आर के पैरेलल है। समझना बात को, ए सी पी क्यू के भी पैरेलल है। कौन सी लाइन की बात हो रही है? ए सी पी क्यू के भी पैरेलल है और ए सी एस आर के भी पैरेलल है। मतलब जब सेम लाइन दो लाइंस के पैरेलल हैं तो ये दोनों लाइंस भी तो आपस में पैरेलल होंगी। समझ गए? यहाँ पे और लिख लेंगे ऑल्सो पी क्यू पैरेलल टू एस आर। हम डायरेक्टली क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पे कंपेयर करा है इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। इक्वेशन नंबर 1 में दोनों चीज़ें हैं, इक्वेशन नंबर 2 में भी दोनों चीज़ें हैं। जब आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो आपको दो चीज़ें दिखेंगी, है ना? और जब ये दोनों जो साइड्स हैं ये आपकी इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं, पी क्यू और एस आर। यहाँ लिख देंगे सिंस पी क्यू एंड एस आर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, और पी क्यू एस आर के पैरेलल भी है, पी क्यू एस आर के इक्वल भी है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम प्रूव्ड। था इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस मिड पॉइंट थ्योरम आनी चाहिए कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, इसे नोट कर लेना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। क्या कह रहा है, देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे, फिगर आपको नहीं दे रखी है। ए बी सी डी एक रोम्बस है, एक रोम्बस की बात हो रही है। एक रोम्बस इस तरीके का होगा, समझ में आ गई बात? ठीक है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये एक रोम्बस है। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस है ना, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी। ए बी का मिड पॉइंट है पी, बी सी का मिड पॉइंट है आपका क्यू, डी सी का मिड पॉइंट है आपका आर, और ए डी का मिड पॉइंट है आपका एस। ये मिड पॉइंट्स दे रखे हैं। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। इनको मिलाने के बाद जो हमें क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, इनको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है कि ये जो पी क्यू आर एस आया, आपको प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन, जो जो हमें पता है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। गिवन ए बी सी डी इज अ रोम्बस, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें क्या पता है, पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी डी डी ए रिस्पेक्टिवली। राइट, शो क्या करना है, टू प्रूव, हमें प्रूफ करना है कि पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल है इज अ रेक्टेंगल। बात समझ में आ गई? अब हमें पता है कि पी क्यू आर एस एक क्वाड्रिलेटरल है ना, और इस क्वाड्रिलेटरल को हमें क्या प्रूव करना है, एक रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो बेसिकली जो रेक्टेंगल होता है उसके बारे में हमें क्या क्या पता है। रेक्टेंगल जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल से क्यों डिफरेंट होता है? सबसे पहली चीज़ हमें क्या पता है रेक्टेंगल के बारे में, कि रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में बराबर होनी चाहिए, है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो हमें सबसे पहले पी क्यू आर एस में इसकी अपोजिट साइड्स बराबर प्रूफ करनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ हमें क्या पता है कि जो रेक्टेंगल होता है वो एक पैरेललोग्राम होता है, राइट। और अगर ये पैरेललोग्राम है मतलब इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, जाहिर सी बात है, पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, साथ ही साथ पैरेलल भी होती हैं, जो रेक्टेंगल में भी होता है। मतलब कहने का क्या है कि रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम है ना। तो पहली चीज़ हमें प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने केवल अगर यही प्रूफ कर दिया कि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, मतलब ये जो है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम अगर होगा तो इसकी अपोजिट साइड्स ऑटोमेटिकली आपस में बराबर हो जाएंगी। समझ गए इतनी बात? अब केवल आमने सामने वाली साइड्स बराबर और पैरेलल होने से तो ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तीसरी चीज़ हमें क्या पता है कि जो रेक्टेंगल होता है ना वो और एक पैरेललोग्राम, उसमें डिफरेंस क्या होता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स आपस में बराबर नहीं होते। इसके जो डायगोनल्स होते हैं, मैंने कोई एक पैरेललोग्राम बनाया, ए सी जो होगा वो डी बी के बराबर नहीं होता, बेसिकली नहीं होता। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ये चीज़ जो है ये रेक्टेंगल को किसी नॉर्मल पैरेललोग्राम से अलग बनाती है। तो हमें केवल दो पॉइंट्स चाहिए थे जो हमें मिल गए, कि अगर हम पी क्यू आर एस को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें तो हमारा आधा काम तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी अपोजिट साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी जो रेक्टेंगल में होती हैं। दूसरी चीज़, उस पैरेललोग्राम को फिर आपको रेक्टेंगल बनाना है, उसके लिए आपको इसके डायगोनल्स को भी आपस में बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब कि ऐसे समझो कि इसका जो पी आर डायगोनल है और इसका एस क्यू डायगोनल है, ये दोनों आपस में इक्वल अगर हमने प्रूफ कर दिए तो ये आपका पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए ना क्या करना है? फर्स्ट हमें सबसे पहले इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, उसके बाद इसके डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करना है। दो चीज़ें हमें करनी है तब जाके ये एक रेक्टेंगल बनेगा। कैसे करेंगे?
घबराओ मत, मैं हूँ, चलो मैं बताता हूँ। प्रूफ, अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इसको आप पैरेललोग्राम प्रूफ करोगे, राइट। तो मुझे क्या पता है इस केस में, अगर मैं देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं डी और बी लाइन को ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ज्वाइन डी बी इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए डी बी, ध्यान से देखना बिल्कुल, ए डी बी। ए डी बी ट्रायंगल में मैंने क्या देखा कि एस और पी ए डी और ए बी के मिड पॉइंट्स हैं, राइट। एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए डी एंड ए बी, ठीक है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, बात समझ में आ गई। एस जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, क्या बोलती है मिड पॉइंट थ्योरम, कि किसी भी ट्राइंगल में, अगर देखो इस ट्राइंगल को छिपा देता हूँ मैं नीचे वाले को, अब देखो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देते हो, तो जो लाइन आती है वो तीसरी लाइन के पैरेलल हो जाती है, साथ ही साथ उसका हाफ भी हो जाती है। मतलब पी एस जो होगी वो डी बी के पैरेलल हो जाएगी, और पी एस जो है वो डी बी का हाफ भी हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर पी एस पैरेलल टू डी बी एंड पी एस डी बी बाय 2, इसे डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब बिल्कुल इसी तरीके से आप नीचे वाले ट्राइंगल में करोगे, डी सी बी में, इन ट्राइंगल डी सी बी, डी सी बी में भी देखो, डी सी बी में क्यू जो है वो बी सी का हाफ है, मतलब बी सी का मिड पॉइंट है, और आर जो है वो डी सी का मिड पॉइंट है। क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड डी सी। क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर डी सी का मिड पॉइंट है, समझ में आ गया। इसीलिए यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ पे भी मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम लगा दें तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि आर क्यू जो लाइन होगी वो डी बी के पैरेलल हो जाएगी, क्योंकि डी बी इस ट्राइंगल की तीसरी साइड है। समझ गए इतनी बात, ऐसे समझ लो, आर क्यू जो है वो डी बी के पैरेलल हो जाएगी, और आर क्यू डी बी का हाफ भी हो जाएगी, एंड आर क्यू डी बी बाय 2 के बराबर हो जाएगी। ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, 2 और 1 को जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैंने क्या देखा कि डी बी बाई 2 पी एस के भी बराबर है, और डी बी बाई 2 आर क्यू के भी बराबर है। मतलब सेम चीज़ पी एस के भी बराबर है और आर क्यू के भी बराबर है। इसका मतलब क्या, कि पी एस और आर क्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। समझ में आ गया। इसी तरीके से डी बी पी एस के भी पैरेलल है, और डी बी आर क्यू के भी पैरेलल है ना। सेम लाइन पी एस के भी पैरेलल है, सेम लाइन आर क्यू के भी पैरेलल है। फिगर में देख लो, डी बी पी एस के भी पैरेलल है, डी बी आर क्यू के भी पैरेलल है, मतलब पी एस और आर क्यू भी आपस में पैरेलल हो जाएगी। यहाँ लिख देंगे पी एस पैरेलल टू आर क्यू एंड पी एस इक्वल टू आर क्यू, है ना। अब पी एस और आर क्यू जो है, पी एस और आर क्यू, पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं। देखो पी एस और आर क्यू इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हैं, और अपोजिट साइड्स जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल की बराबर होती हैं, साथ ही साथ पैरेलल होती हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है ना। तो यहाँ लिख देंगे सिंस पी एस एंड आर क्यू बोथ आर अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, फिगर में देख लीजिए, पी क्यू आर एस की दोनों अपोजिट साइड्स हैं, इसीलिए देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। समझ में आ गया। तो जो मैंने बोला था
कि सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे, तो वो तो हमने प्रूफ कर दिया। अब क्या करना है, अब क्या काम बचा। अभी रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम तो होता है, लेकिन पैरेललोग्राम से डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि उसके डायगोनल्स आपस में बराबर होते हैं। तो अब हमारा काम क्या है कि हमें पी आर और क्यू एस को आपस में बराबर प्रूफ करना है ना। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अब देखो, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो एस क्यू और पी आर मुझे इक्वल प्रूफ करने। तो एस क्यू जो है वो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में आ रही है, देखो ध्यान से देखना, ए बी क्यू एस में एस क्यू आ रही है, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से बी सी आर पी में पी आर आ रही है। समझ गए। तो मैं क्या करूँगा, देखो अब मुझे प्रूफ क्या करना है, पी आर और एस क्यूब इक्वल है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी क्यू एस, ध्यान से देखना, ए बी क्यू एस में मुझे एस क्यू दिख गई ना। अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बना दूं तो कैसे बनाऊंगा, देखो, और क्यों बनाऊंगा वो भी बताऊंगा। देखो, ए बी और क्यू एस, ए बी क्यू एस एक आपका क्वाड्रिलेटरल है। इसमें मेरे को क्या दिख रहा है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी क्यू एस की बात कर रहा हूँ मैं। ए बी क्यू एस में देखो, ए डी जो लाइन है, ये वाली लाइन, वो बी सी के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ए बी सी डी एक रोम्बस है ना। रोम्बस की सारी साइड्स आपस में बराबर होती हैं, तो ए डी बी सी के भी बराबर होगी। और साथ ही साथ जो एस है वो ए डी का मिड पॉइंट है, और क्यू जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। मतलब क्या कि एस जो है वो ए डी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, और क्यू जो है वो बी सी को भी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब क्या कि अगर मैं ए डी का हाफ कर दूं और बी सी का भी हाफ कर दूं तो वो भी आपस में बराबर होंगे। ए डी का हाफ क्या होगा, ए एस होगा, और बी सी का हाफ क्या होगा, बी क्यू। समझ में आ गई बात, क्यों, क्योंकि क्यू जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। मतलब इतना सा पार्ट इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ। समझ में आ गई इतनी बात। तो यहाँ पे लिख देंगे रीजन सिंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्यू जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, और एस जो है वो मिड पॉइंट है ए डी का। समझ में आ गया। अगर ये 10 होगी तो ये 5 भी तो होगी, और 5 का डबल में 10 बोल सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या करा, ए डी का हाफ करा और बी सी का भी हाफ कर लिया। ए डी का हाफ करूँगा तो डी एस भी आ सकता है और ए एस भी आ सकता है, और बी सी का हाफ करूँगा तो सी क्यू भी आ सकता है और बी क्यू भी आ सकता है। मैंने क्या ले लिया, ए एस ले लिया और बी क्यू ले लिया। ए एस और बी क्यू आपस में बराबर हो गए। ऑल्सो ए डी, या ऐसे भी लिखो, ए एस और बी क्यू पैरेलल भी हैं आपस में। क्यों पैरेलल है, क्योंकि ए बी सी डी एक रोम्बस है। समझ में आ गई। ए बी सी डी ये पूरा एक रोम्बस है, और रोम्बस की अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, है ना। तो ए एस और बी क्यू इक्वल हो गए, और ए एस और बी क्यू पैरेलल भी होंगे। क्यों, क्योंकि ए एस ए डी का ही पार्ट है और बी क्यू बी सी का पार्ट है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये आपस में पैरेलल भी होंगे, और ए एस और बी क्यू इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी क्यू एस की अपोजिट साइड्स का काम कर रहे हैं, और वो दोनों आपस में बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं। और हम क्या जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल और पैरेलल दोनों हो जाती हैं, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है ना। हेयर ए एस एंड बी क्यू आर अपोजिट sides of ABQS, therefore ABQS is a पैरेललोग्राम। और ये प्रूफ करने का मतलब क्या था, पैरेललोग्राम प्रूफ करने से फ़ायदा क्या हुआ, पैरेललोग्राम प्रूफ करने से ये फ़ायदा हुआ कि ए बी क्यू एस एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगी। मतलब एस क्यू
ए बी के इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर एस क्यू इज इक्वल टू ए बी। इसे डाल देंगे हम कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। समझ में आ गया? देखो मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने किया क्या। ये रोम्बस था, ठीक है। मुझे प्रूफ क्या करना था कि एस क्यू और पी आर बराबर होनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, देखो मेरे को चाहिए क्या, एक तो मेरे को एस क्यू चाहिए और एक मेरे को पी आर चाहिए, है ना। ए बी सी एंड डी। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं ये चीज़, ये वाला पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं और मैं ये वाला पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, तो इससे क्या होगा। अगर मैंने एस ए बी क्यू एस को एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, तो उससे क्या होगा, उससे आपकी ए बी जो है वो एस क्यू के बराबर हो जाएगी, जो मुझे चाहिए एस क्यू। समझना बात को बिल्कुल। इसी तरीके से पी बी सी आर, अगर मैं पी बी सी आर को भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूं, जैसे मैंने इसको प्रूफ किया बिल्कुल ऐसे ये भी हो जाएगा पैरेललोग्राम प्रूफ। तो फ़ायदा क्या मिलेगा इससे मेरे को, मुझे दूसरा डायगोनल जो है पी आर वो बी सी के बराबर मिल जाएगा। पी आर चाहिए था मेरे को, समझ गए। तो और मैं जानता हूँ कि ये रोम्बस है, और रोम्बस में सारी की सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब क्या कि ए बी और बी सी ये भी आपस में बराबर होगी, ए बी और बी सी ये भी आपस में बराबर हो जाएगी, है ना। ए बी जो है वो एस क्यू के बराबर है और बी सी जो है वो पी आर के बराबर है, और ए बी बी सी आपस में बराबर है, मतलब एस क्यू भी पी आर के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। समझ गए बात। तो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये मैंने इसीलिए करा ताकि ए बी क्यू एस एक पैरेललोग्राम बन जाए, जो बन गया। कैसे बन गया, ए बी क्यू एस एक पैरेललोग्राम कैसे बनाया मैंने, मैंने क्या किया, मैंने ए बी क्यू एस में इसे इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, जो मिड पॉइंट्स क्यू और एस की वजह से हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ ये लाइन इसके पैरेलल भी हो जाएगी, क्योंकि ये एक रोम्बस है और रोम्बस में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती हैं। तो ये दोनों आपस में पैरेलल और इक्वल हो गई, और क्वाड्रिलेटरल में जब अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो जाती हैं तो वो एक रोम्बस, सॉरी, वो एक आपका पैरेललोग्राम बन जाता है। पैरेललोग्राम बनने से क्या हुआ कि एस क्यू और ए बी, एस क्यू और ए बी ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये एक आपका पैरेललोग्राम बन चुका है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। तो एस क्यू ए बी के बराबर हो जाएगी। अब बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली सिमिलरली जो मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे, मैंने ये एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, पी बी सी आर को भी पैरेललोग्राम प्रूफ कर दूंगा, है ना। सिमिलरली पी बी सी आर इज अ पैरेललोग्राम, उसे भी हम पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। और जब ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, पी बी सी आर जब एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो उसमें पी आर जो है वो बी सी के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, राइट। पी आर इज इक्वल टू बी सी। इसे डाल देंगे हम फोर्थ इक्वेशन। समझ गए बात। अब थर्ड और फोर्थ को मैं कंपेयर करूंगा। देखो सबसे पहले लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है, देयरफॉर ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में साइड साइड्स इक्वल होती हैं। इसका मतलब क्या कि ए बी बी सी के बराबर होगी, ए बी बी सी के बराबर होगी, और ए बी जो है वो एस क्यू के बराबर है, और बी सी जो है वो पी आर के बराबर है, और ए बी और बी सी आपस में बराबर है। मैं यहाँ पे ए बी की जगह पे एस क्यू लगा देता हूँ और बी सी की जगह पे पी आर लगा देता हूँ, फ्रॉम थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। तो मैंने क्या किया, ए बी की जगह, ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, ए बी की जगह पे एस क्यू लगा दिया, क्योंकि ए बी एस क्यू के इक्वल है, और बी सी की जगह पे पी आर लगा दिया। समझ गए। तो एस क्यू और पी आर आपस में बराबर हो गई। इसका मतलब क्या कि डायगोनल ऑफ डायगोनल्स, किसके डायगोनल्स, पी क्यू आर एस। देखो एस क्यू जो है और पी आर जो है ये पी क्यू आर एस के डायगोनल्स हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर इक्वल, देयरफॉर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देयरफॉर आपका जो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलना चाहिए, पैरेललोग्राम
पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। क्लियर हो गई ना बात। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने इसे एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया। यहाँ पे देखो पी क्यू आर एस से मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ किया सबसे पहले। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ये डायगोनल आ रहा है और इस वाले क्वाड्रिलेटरल में ये डायगोनल आ रहा है। तो मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करा ताकि एस क्यू ए बी के इक्वल हो जाए। फिर मैंने इस वाले क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ किया ताकि पी आर बी सी के इक्वल हो जाए। और ए बी बी सी के पहले से इक्वल था क्योंकि ये आपका एक रोम्बस है, तो ए बी बी सी के इक्वल हो जाएगा। ए बी की जगह पे मैंने एस क्यू लिख दिया और बी सी की जगह पे मैंने पी आर लिख दिया और एस क्यू पी आर के इक्वल हो गई ताकि इसके डायगोनल्स आपस में बराबर हो गए। साथ ही साथ इसके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल हैं। इससे क्या पता चला कि पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल होगा। समझ में आ गई बात। इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लेना। पहले सबसे पहले आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसके बाद ये चीज़ एंड यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया रूट। इसे नोट कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।